तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक एज वेल एज़ नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो है बंगाली में, तो उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको इसको इंग्लिश में पढ़ के और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये देखते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड the motion of an object along a straight line in the terms of position, velocity and acceleration. So previous chapter जो हमारा था motion, उस चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यू टर्म्स एज वेल एज उसका डिराइवेशंस देखा था। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारा मैथ्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी किया था। We saw that such a motion can be uniform and or non-uniform. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object changes with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all the curiosities. तो अभी तक हम लोगों को पता है कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, गति क्या होता है, अवस्थान क्या होता है, इसना ये सब सारा हमें पता है। हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या फिर ये सारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, इसके बारे में सब कुछ पता है। इसका डेफिनेशन पता है। आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे आपको सब आ जाएगा। बट देन हमें ये नहीं पता है कि मोशन किस वजह से होता है, उसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो मोशन का रूट कॉज पढ़ेंगे, एज वेल एज उसको। अभी आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन ने मोशन का लॉस डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं ना। तो वो देयर आर 3 लॉस। तो इस चैप्टर में हम तीनों लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका मैथमेटिकल गणित से कैसे डिराइव करेंगे उसका फॉर्मूला वो भी पढ़ेंगे। रिलेटेड विद दैट हम इसका क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, कुछ रिलेटेड विद मोशन का बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है, तो वो सारा कुछ पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। For many centuries, the problem of motion and its causes has puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, when given a small hit, does not move forever. Such observations suggest that the rest in the natural state of an object. This remained the brief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed the entire different approach to understand motion. So पहले क्या था कि आप अभी पुराने ज़माना में मोशन के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ करता था। हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग कोई सब्सटेंस को बहुत स्पीड चला जाता है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड चला जाता है, कोई ऑब्जेक्ट को हम धीरे से जाता है। जैसे मान के चलो क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन उसको हिट कर रहा है। तो जब उसको बॉल को धीरे से स्ट्रोक करेगा तो उसको क्या होगा, बॉल वहीं पर सामने रुक जाएगा या फिर थोड़ा दूर जाएगा। बट उसको जब हिट करेंगे बहुत दूर तो वो बाउंड्री के उस पर जाता है। इज नॉट इट दैट इज 6 और 4 होता है। सो इट मीन्स व्हाट, जितना स्पीड से, जितना गति से, या जितना हम लोग फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे तो वो उतना दूर जाता है। इज नॉट इट। सो ये सारा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे पता क्या चलता है, हमें सबसे पहला पता चलता है कि फोर्स क्या होता है, जो बल हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या होता है। सो सपोज आपको दरवाज़ा खोलना है, मान के चलो कोई भी एक दरवाज़ा अगर खोलना है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए आप क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते वक्त आप उसका हुक को पकड़ के टानते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पुल। आप पुल कर रहे हो, इज़ नॉट इट। सो आप जब हुक को पकड़ के या फिर डोर को पकड़ के आप खींच रहे हो अपने तरफ, तो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कोई बल प्रयोग कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लाइकवाइज जब आपको दरवाज़ा बंद करना है, तो दरवाज़ा बंद करते वक्त क्या करते हो, आप उसको धक्का लगाते हो, पुश करते हो। सो वहाँ पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इज़ नॉट इट। सो अगर इसको हम लोग बेसिकली अगर डेफिनेशन के तौर पे समझें, सो एनीथिंग वेन एवर ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ़ वी आर अप्लाइंग पुल और पुश, अगर हम उसमें धक्का लगा रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं, तो हम उसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट वी कैन कंसिडर दैट एज ए फोर्स। ठीक है। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. जब जब कभी भी हमारा डेली का जो शेड्यूल है, हम लोग कुछ भी करते हैं, डेली का जो काम करते हैं, हम लोग को यहाँ से पानी एक बकेट उठा के बाहर लेके जाना है, बाहर से एक बकेट पानी घर पे लेके आना है, या फिर कुछ भी करना है, वहाँ पे क्या होता है, बल प्रयोग होता है, फोर्स। डे टू डे लाइफ में हमेशा फोर्स का इस्तेमाल होता है। वी एंड We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. So हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना होता है, हम जब भी किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं वो आगे चला जाता है, जब कभी भी हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं वो हमारे पास आ जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे हम कोई पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इट्स नॉट इट। सो द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, hit or pull. Let us now ponder about a force.
what is it? In fact, no one has seen, tasted, or felt a force. However, we always see or feel the effect of a force. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting, and pulling of objects are all ways of bringing objects in motion. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम. तो जब कभी भी आप फुटबॉल खेल रहे हो, मान के चलो आपके पास फुटबॉल रखा हुआ है स्टेशनरी, वो ग्राउंड पे बस रखा है, तो वो फुटबॉल को मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किक करना पड़ेगा. जब तक आप किक नहीं करोगे वो मूव होगा क्या? वो तो नहीं मूव होगा. सो आप क्या करोगे? किक करोगे. आप जितना ज़ोर से किक करोगे वो उतना दूर जाएगा. उसके बाद आपका कोई फ्रेंड होगा, वो और ज़ोर से किक करेगा और दूर जाएगा. लाइकवाइज हम हमेशा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इज नॉट इट. आप मान के चलो साइकिल जब चला रहे हो, तो साइकिल चलाते वक्त आप क्या करते हो? पैडल करते हो, इज नॉट इट. यू स्टार्ट पैडलिंग. सो जब आप पैडल कर रहे हो उसमें, तो वो क्या करेगा? आप जितना तेज़ पैडल करोगे, जितना स्पीड पैडल मूव करोगे, साइकिल उतना स्पीड जाएगा. और अचानक से जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या हो गया? ब्रेक अप्लाई मतलब आपका टायर रुक गया. इट मीन्स व्हाट? स्लोली ग्रेजुअली आपका टायर भी रुक जाएगा, आप भी रुक जाओगे. इट मीन्स व्हाट? वहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. when you are pedaling the cycle, that also is a force. when you are applying the brakes, that also is a force. दोनों केस में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इज नॉट इट. तो from your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower. So आप सोचो, आपको अगर कोई बॉल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपके हाथ में बैट है और बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो अगर आपको एक रन लेना है, तो आप एक रन में जोर से मारोगे या सिक्स मारते वक्त जोर से मारोगे? किस में आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे? तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर अस कि हम क्या करेंगे, हमको जब बैटिंग कर रहे हैं और हमको एक रन लेना है मान के चलो, तो हम धीरे से स्ट्रोक करेंगे तो वो सामने ही बॉल रुक जाएगा. लेकिन अगर हमको सिक्स मारना है तो हम जितना ताकत लगा के दूर सिक्स मारेंगे, इज नॉट इट. सो आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे बॉल उतना ही दूर जाता है. सो इट मीन्स व्हाट? फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग फोर्स से मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना दूर जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, कितना स्पीड जा रहा है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. देन to make the object move faster or slower, or to change its direction of the object. तो मान के चलो डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स से. अगर क्या हो रहा है, अगर आपके पास मान के चलो बॉल आ रहा है, यही एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट वाला, आपके पास बॉलर बॉल कर रहा है और वो बॉल स्ट्रेट आ रहा है, तो आप अगर हिट करके राइट साइड में अगर हिट करोगे सिक्स, तो बॉल किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा क्या? आपको बॉलर स्ट्रेट मार रहा है आपके सामने बॉल, तो आप अगर बैट को राइट साइड घुमाओगे तो वो राइट साइड की ओर फोर्स लगाओगे, तो बॉल किस तरफ जाएगा? राइट साइड के बाउंड्री में जाएगा, इज नॉट इट. सो इट मीन्स व्हाट? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हम फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ देखिए डायग्राम में भी दिया हुआ है. आप अगर आपके पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज वाला बॉल है, और आप स्पॉन्ज वाला बॉल को प्रेस करोगे, तो वो प्रेस होकर उसका साइज, उसका आकृति, या मान के चलो उसका जो शेप है, शेप एंड साइज भी चेंज हो जाएगा. आपके पास बड़ा सा एक बलून है, बलून को आपने प्रेस किया, प्रेस करके वो बलून को छोटा कर सकते हैं या उसको चपटा कर सकते हैं. इट मीन्स व्हाट? बाय अप्लाइंग फोर्स आप जो साइज, शेप एंड साइज है वो भी चेंज कर सकते हो. सो और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन, वी ऑल्सो नो दैट ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो हमें पता है आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का भी एग्जांपल लीजिए. वो स्प्रिंग को आप पुल करोगे दोनों हाथ से या फिर खींचेंगे, तो वो छोटा सा स्प्रिंग बड़ा हो जाता है, इज नॉट इट. वह उसी प्रकार से अगर बड़ा स्प्रिंग है उसको दबाओगे, पुश करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा स्प्रिंग भी छोटा बन जाता है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स. बल का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो बैलेंस को हम लोग प्रतिमित एवं अप्रतिमित बल बोलते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? देखिए आपके पास मान के चलो टग ऑफ वार, आपने देखा होगा टग ऑफ वार एक गेम होता है. उसमें क्या होता है, एक साइड एक टीम ए होता है, एक साइड टीम बी होता है, दोनों को रस्सी खींचना होता है. तो जो टीम ज़्यादा ताकतवर होता है वो टीम जीत जाता है उसमें रस्सी खींच के. सबने खेला होगा मे बी. सो उसको गेम को बोला जाता है टग ऑफ वार. ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब टग ऑफ वार खेला जाता है तो आप मान के चलो जो ए टीम है और जो बी टीम है, दोनों का फोर्स इक्वल है, एकदम इक्वल. तो उसमें जीतेगा कौन, मुझे बताओ? उसमें तो कोई नहीं जीतेगा, वो तो इक्वल हो गया. क्योंकि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो सेम फोर्स मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ. मान के चलो आप 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मैं भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई भी नहीं जीत पाएगा. अब रस्सी जहाँ पे है वहीं पे रुका रहेगा. सो ऐसा कोई भी फोर्स जहाँ पे मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर मान के चलो वहाँ पे जो हम लोग दोनों फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों फोर्स नलीफाई हो जाते हैं, मतलब दोनों फोर्स कैंसिल हो जाता है, वैसा फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रतिमित और बैलेंस्ड फोर्स. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, और
ऐसा फोर्स, अभी एग्जांपल लो, टग ऑफ वार वाला एग्जांपल लो, कि ऐसा फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट, एक टीम ए जो है वो ज़्यादा ताकतवर है एंड टीम बी जो है वो कम ताकतवर है। तो टीम ए रस्सी जब खींचेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि टीम बी उससे कम ताकतवर है। इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे बैलेंस नहीं है। अगर टीम ए 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, टीम बी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, सो जो बड़ा है 20 न्यूटन वाला तो जीत जाएगा वहाँ पे। सो दिस इज़ कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, वहाँ जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे डायग्राम में देखो आप दिया हुआ है कि जैसे जब एक बड़ा सा आपके पास कोई अलमारी है या फिर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, और उसको अगर आप धक्का लगा रहे हो, एक साइड से आप धक्का लगा रहे हो, एक साइड से मैं धक्का लगा रहा हूँ, अगर दोनों हम लोग सेम फोर्स धक्का लगा रहे हैं, मैं भी धक्का लगा रहा हूँ, आप भी धक्का लगा रहे हो, तो मैं भी 10 न्यूटन से धक्का लगा रहा हूँ, आप भी 10 न्यूटन से धक्का लगा रहे हो, तो वो अलमारी हिलेगा क्या? अलमारी तो नहीं हिलेगा, जहाँ है वहीं रह जाएगा। लेकिन जब आप 10 न्यूटन धक्का लगा रहे हो और मैं वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा के 20 न्यूटन फोर्स लगा के अगर धक्का लगाऊंगा, तो क्या होगा, अलमारी में आपके तरफ से उस तरह आपके डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया वहाँ ज़्यादा। सो दिस इज़ कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। आई होप आपको बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर एक बार आप लोग इसको पढ़ेंगे ना बंगाली में, ईजिली समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। ये है इंग्लिश में दिया हुआ है, देखिए आप लोग। उसके बाद इसका अगर हम लोग कंक्लूजन में देखें तो इसका डेफिनेशंस थोड़ा देखते हैं। फोर्स या फिर बल जिसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स इज ए पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हम लोग बार बार 10 न्यूटन 20 न्यूटन बोल रहे थे ना, सो वो न्यूटन क्यों बोल रहे थे? बिकॉज वो ऐसा यूनिट है। जैसे हम लोग मान के चलो हम लोग कितना किलोमीटर गए, कि हम लोग बोलते हैं ना आप कितना डिस्टेंस कवर किए, तो हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग न्यूटन का ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट देखें तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। इसको अगर बंगाली में देखें हम लोग तो होगा, বাইরে থেকে যে প্রয়োগ করে বস্তুর স্থির বা গতিशील अवस्थान परिवर्तन जाए ताए बल। ठीक है, सो इस फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल, जो भी बाहर से हम लोग करते हैं, या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। सो फोर्स कैन बी यूज। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, हम लोग फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सो टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किस जगह पे चेंज कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेगेर मानेर परिवर्तन घटाते हैं, मतलब जब हम लोग वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जब हम लोग चेंज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इस मूवमेंट को या तो स्पीड करना चाहोगे या फिर स्लो करना चाहोगे, तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस किया था साइकिल वाला, आपको अगर साइकिल धीरे धीरे चलाना है तो आप धीरे धीरे पैडल, वहाँ पे पैडल में फोर्स धीरे धीरे लगाओगे। अब आपको रेस खेलना है, बहुत स्पीड चलाना है साइकिल, तो आप क्या करोगे? उस दौरान आप साइकिल को और स्पीड पैडल करोगे। सो इट मीन्स व्हाट, आप फोर्स से मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, स्पीड भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन, सो अब फोर्स से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको क्रिकेटर, एक बॉलर आपको बॉल कर रहा है और आप बैट को राइट हैंड साइड में कट करके सिक्स लगा दिया, सिक्स मार दिया। सो इट मीन्स व्हाट, बॉल स्ट्रेट आ रहा था, आपने राइट साइड में बॉल को भेज दिया, इज नॉट इट? सो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट का। उसी प्रकार से टू चेंज, नेक्स्ट क्या होगा? टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। कैसे? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मान के चलो आप उस दौरान क्या हो रहा है कि आपके पास एक बलून है बहुत बड़ा सा, और उसको आप प्रेस कर रहे हो दोनों हाथों से, तो वो गोल बलून क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। सो इट मीन्स व्हाट, आप वहाँ पे साइज भी, अब फोर्स लगा रहे हो ना हाथों से, तो हाथों से फोर्स लगाने के दौरान क्या हो रहा है? उसका आकृति या शेप एंड साइज भी चेंज हो रहा है। तो उसको बंगाली में बोलेंगे आकार व आकृति परिवर्तन करते, तो हम उस दौरान भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो हमने डिस्कस किया था अभी। तो बैलेंस्ड को हम लोग प्रतिमित बल बोलते हैं, अनबैलेंस को अप्रतिमित बल बोलते हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड इफ दे नलिफाई वन अनदर एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जैसे हमने डिस्कस किया था टग ऑफ वार वाला मैच, तो टीम ए जो है वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, टीम बी जो है वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। सो दोनों अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं सेम फोर्स लगा के, तो वो रस्सी कहीं पे भी जाएगा क्या? रस्सी जहाँ है वहीं रुकेगा। सो इट मीन्स व्हाट, दोनों का फोर्स इक्वल हो गया ना, जीरो हो गया, वहाँ पे किसी का फोर्स ज़्यादा नहीं है। सो वैसा कोई भी स्थिति जहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन दोनों फोर्स सेम है, तो उसको हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं। वहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है।
और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव ए बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स एंड ब्रिंग्स मोशन इन द बॉडी आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, जैसे आप भी अलमारी को धक्का लगा रहे हो, मैं भी अलमारी को धक्का लगा रहा हूँ, दोनों अलग उल्टा डायरेक्शन से धक्का लगा रहे हो। आप मेरे तरफ अलमारी को प्रेस कर रहे हो, मैं आपके तरफ अलमारी को धक्का लगा रहा हूँ। सो इट मीन्स व्हाट? आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, मैं भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे मन कर रहा है कि मैं ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करूँ उसको। तो इट मीन्स व्हाट? मैं 20 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो अलमारी किस तरफ जाएगा? अलमारी आपके तरफ चला जाएगा ना। सो यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ, ये अनबैलेंस हो गया। सो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रतिमित बल, दैट इज़ अनबैलेंस फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन एंड गैलीलियो साहब ने जो लॉज डिस्कवर किया था। न्यूटन्स का 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वो तीनों हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे।